हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज वीडियो सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के अबाउट, और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मैंने इसकी बिल्कुल इजी एक्सप्लेनेशन तैयार की है। होपफुली आपको वीडियो में काफी मजा आएगा और इस टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आओ चलो करते हैं स्टार्ट। आवर टॉपिक इज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। हमें कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है वो डिस्कस करनी है। तो बेटा देखो, हम कैपेसिटर की बात करते हैं। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर जस्ट आपको पता है, दो पैरेलल मेटालिक प्लेट होती है, उनका अरेंजमेंट होता है, इसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी स्टडी कर रहे हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, इसलिए मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट होती है पैरेलल, दोनों रेक्टेंगुलर शेप में हो सकती है, स्क्वायर शेप में, दोनों सर्कुलर डिस्क की फॉर्म में प्लेट हो सकती है। तो मैंने ये कोई भी दो मेटालिक प्लेट ली है और ये मेरा कैपेसिटर बन गया। एक दूसरे के पैरेलली प्लेस कर दिया। इन प्लेट का कुछ एरिया होता है और इनके बीच में कुछ सेपरेशन है और ये बन गया कैपेसिटर। अब बेटा अब बात आएगी कि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कैसे होगी। तो देखो क्या होता है कि आपके पास कोई भी कैपेसिटर है। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि उस कैपेसिटर को आप जब बैटरी के साथ कनेक्ट कर दोगे, कोई एक्सटर्नल एजेंट है उसके साथ कनेक्ट करोगे, तो कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और चार्ज आने से दोनों प्लेट पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए दोनों प्लेट पे जितना आपने वर्क डन किया ना, वो वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैपेसिटर की एनर्जी के फॉर्म में। वो एनर्जी स्टोर हो जाएगी कैपेसिटर की प्लेट में, प्लेट्स के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, ठीक है। देखो जब मैंने कैपेसिटर की डेफिनेशन आपको करवाई थी तो मैंने बताया था आपको, कैपेसिटर बेसिकली क्या होता है? इट इज ए डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आज हम वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, और कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में। तो आपको पता है ये आपके पास जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को जैसे आप किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे, सपोज करो आपने यहाँ पे एक बैटरी है जिसको मैं एक्सटर्नल एजेंट बोल रहा हूँ, ठीक है। इस बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। कैपेसिटर की जो प्लेट है दोनों मेटल की प्लेट होती है, और मैंने आपको बताया कि जैसे ही कैपेसिटर की प्लेट को बैटरी के हाई पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव प्लेट के साथ में, और कैपेसिटर की दूसरी पैरेलल प्लेट को नेगेटिव प्लेट के साथ में कनेक्ट करेंगे, तो क्या होगा? ये मेटालिक प्लेट है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के इस तरफ आएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का रूट ये बनेगा, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल एजेंट के पास आएंगे, फिर बैटरी के अंदर का मैकेनिज्म इलेक्ट्रॉन को फर्दर कहाँ पे लेके जाएगा? ये इनको भेज देगा कैपेसिटर की दूसरी प्लेट पे। अब आपको पता है कैपेसिटर की इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली निकल रहे हैं, तो इस प्लेट पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इस प्लेट पे कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब मैं कहता हूं कि इस प्लेट पे जो पॉजिटिव चार्ज आया वो कितना आया? प्लस क्यू। और इस पे नेगेटिव चार्ज कितना आया? माइनस क्यू। और ये जो चार्ज है वो किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे चार्ज है, मतलब एक कोई एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये चार्ज है, ठीक है। और दोनों प्लेट पे जब एक प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज, दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज, तो दोनों प्लेट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस भी सेट हो जाएगा। और मैं यूं भी कह सकता हूं कि दोनों प्लेट के बीच में एक फील्ड भी सेट हो जाएगा। फील्ड सेट हो जाएगा ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही है। तो कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में जो फील्ड सेट होगा, यहीं पे वो एनर्जी स्टोर हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यहाँ फील्ड की फॉर्म में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है, ये स्टोर होती है एट द एक्सपेंस ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ सेल। देखो अब एक बात बताओ, इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ नेगेटिव, देखो यहाँ ये जो
बैटरी है ये क्या करती है, इस वाली प्लेट से, लेफ्ट में जो प्लेट है कैपेसिटर की प्लेट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रही है और फिर कहाँ पहुंचा रही है, दूसरी प्लेट पे। तो ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करवाने के लिए इस एक्सटर्नल एजेंट, ये जो बैटरी है, इसको कुछ काम करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, और यही वर्क डन किस में स्टोर हो जाएगा, कैपेसिटर की प्लेट के बीच, कैपेसिटर की प्लेट पे के पास एनर्जी की फॉर्म में, और ये एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है। यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कैसे होती है। ठीक है बेटा, अब एक बात बताओ, ये यहाँ पे आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कुछ इस पाथ में हो रही है। ठीक है, अब मेरे को ये कहना हो कि पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। अरे देखो, सपोज करो यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पे एक नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, ये नेगेटिव इसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा। और वही मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, तो ये कहाँ मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके अपोजिट में, ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेगा। तो अब मैं यहाँ पे रिलेटिवली इस सिचुएशन को समझने के लिए, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट को समझने के लिए मैं आपको कहूँ तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा ना। मतलब एक रिलेटिव सिचुएशन दिखानी हो तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की डायरेक्शन है उसके अपोजिट में मूव करेगा। ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट से, जो प्लेट लोअर पोटेंशियल पे उससे कहां मूव करेगा, हायर पोटेंशियल की तरफ, इस तरीके से। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है, पाथ का कोई रूल नहीं होता। मैं यूं कह दूं कि पॉजिटिव चार्ज इस माइनस प्लेट से ऐसे मूव करेगा, या मैं डायरेक्ट सिंपलिसिटी के लिए यूं कह दूं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां मूव करेगा, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, चलो ये आपको ये पता चल गया पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट कहां होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो हमें इन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट वगैरह को दिखाना कोई जरूरी नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बताया था। ठीक है, और जो मैं पहले भी एक दो बार बता चुका हूं आपको। ठीक है, चलो अब मैं इसको भी रब कर देता हूं। अब हमारी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है कि एनर्जी स्टोर कैसे होगी। ठीक है, तो अब एक बात बताओ बेटा, आप कैसे लिखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक ए कैपेसिटर, एक कैपेसिटर लेना है। इनिशियली दैट वाज अनचार्ज, पहले वो अनचार्ज था। फिर जैसे ही इस कैपेसिटर के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस सेट करेंगे या एक बैटरी कनेक्ट करेंगे, कैपेसिटर की दोनों प्लेट पे चार्ज आ जाएगा, और ये प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज आया है, ये किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे है। तो आप लिखो यहाँ पे लेट मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे, लेट क्यू इज द चार्ज ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर एट इंस्टेंट टी। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट टी पे कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज कितना आया है, क्यू आया है। ठीक है बेटा, एक बात बताओ, जब एक प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे पे माइनस क्यू है, तो नेचुरल सी बात है उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाएगा। ठीक है, और एक फील्ड भी सेट हो जाएगा प्लस से माइनस की तरफ, जो मैंने अभी बताया। अब सपोज करो कि मेरे पास एक छोटा सा चार्ज है। ठीक है, मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, dq पॉजिटिव चार्ज है। अब dq पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा ना। देखो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करे तो पॉजिटिव चार्ज उनके अपोजिट में मूव करेगा। या मैं रिलेटिवली दिखाना चाहूँ तो पॉजिटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। रियलिटी में तो इसका बात ये वाला रहेगा, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं ये कह देता हूँ कि dq चार्ज को मैं माइनस क्यू प्लेट से प्लस क्यू प्लेट की तरफ मूव करवाता हूँ। ठीक है, तो उस केस में क्या मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा। स्मॉल चार्ज मूव करवाएंगे तो हमें स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो
हम वो कैलकुलेट करते हैं। देखो लिखो, इफ dq is small positive charge moved from negative to positive plate, then small work done to do so। ऐसा करने के लिए स्मॉल वर्क डन कितना करना पड़ेगा? देखो dq चार्ज को माइनस से प्लस नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करवाएंगे तो वर्क डन कितना करना पड़ा dq। और ये dq वर्क डन करना पड़ेगा कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे? v पे। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? v। चार्ज कितना मूव करवा रहे हैं? dq, ठीक है। और वर्क डन कितना करना पड़ रहा है? स्मॉल। क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है? बिल्कुल है। तो इसके बाद में मैं क्या लिख सकता हूं? वी कैन से कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन में वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो यहां से स्मॉल वर्क डन की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये स्मॉल वर्क डन आ गया dw v इंटू dq, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, ये स्मॉल वर्क डन की वैल्यू क्या आई है? dq को नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट के बीच में मूव करवाने के लिए जो स्मॉल वर्क डन है उसकी वैल्यू आई है, जो v पोटेंशियल डिफरेंस पे मूव करवाएगी dq चार्ज को, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं हम। तो अब यहाँ पे लिखोगे वी ऑल्सो नो। बेटा एक बात बताओ, ये जो कैपेसिटर है इसकी कोई कैपेसिटेंस भी होगी, कितनी? C। लेट C इज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है? C है, ठीक है। एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ऑफ टाइम हमने क्या देखा था? चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना था? Q। पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे चार्ज कितना था? Q। और जब Q चार्ज था तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? V। देखो एक प्लेट पे प्लस Q है, दूसरे पे माइनस Q है, ठीक है। चार्ज कितना था? Q था दोनों प्लेट पे, ठीक है। नेचर अपोजिट है, मैग्नीट्यूड तो सेम है। और दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? V। और कैपेसिटेंस कितनी है? C। तो हम क्या लिख देंगे? एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम t, चार्ज ऑन कैपेसिटर was small q and potential difference was v। so क्लियरली हम क्या कह सकते हैं? क्लियरली Q इज इक्वल टू CV, ये बोल सकते हैं ना बेटा, Q इज इक्वल टू CV। फॉर्मूला पढ़ा है हमने, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अब हम यहां से V की वैल्यू फाइंड आउट करें तो V को क्या लिख सकते हैं? Q बाई C। क्या लिख सकते हैं? Q बाई C। अब मैं क्या करूंगा, ये जो V की वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, ठीक है। लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन फर्स्ट। V की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूंगा। इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास कितनी थी? dW इज इक्वल टू V dQ, ठीक है। ये तो स्मॉल वर्क डन था, कैपेसिटर की नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ हम dQ चार्ज को मूव करवाते हैं, तो ठीक है। तो dW कितना आएगा? V को हम क्या लिख देंगे? Q बाई C इंटू dQ, ठीक है। अब ये बताओ बेटा, हमारा टारगेट है दोनों प्लेट के बीच में स्मॉल क्यू चार्ज ट्रांसफर नहीं है करना, हमें तो बहुत सारा चार्ज ट्रांसफर करना है, ठीक है। अब सपोज करो हमें कैपिटल क्यू चार्ज ट्रांसफर करना हो बहुत लार्ज अमाउंट में, कोई अमाउंट होगी
5 कूलम, 10 कूलम, 50 कूलम, 100 कूलम, तो उस केस में हमें टोटल वर्क डन करना पड़ेगा। कौन करेगा? ये बैटरी करेगी, एक्सटर्नल एजेंट करेगा। ठीक है, तो आप लिखो फॉर टोटल वर्क डन, ये कंप्लीट कीजिए ना, इन ट्रांसफरिंग ए चार्ज कैपिटल क्यू चार्ज ट्रांसफर करने के लिए टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा? तो चार्ज साइनिंग इस पे क्यू चार्ज ट्रांसफर कर रहे हो, उसके लिए आपको लार्ज वर्क डन करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? लिखोगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे dw है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इधर q/c dq है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब चार्ज कितना ट्रांसफर कर रहे हैं हम? 0 से कैपिटल Q। पहले मान लो चार्ज था ही नहीं और बाद में हमने 100 कूलम कर दिया। ठीक है, तो उस केस में हमें जो टोटल वर्क डन करना पड़ेगा इस फॉर्मेट में आएगा। तो dw का इंटीग्रेशन कितना होगा? w। ठीक है, यहाँ पे 1/c बाहर आ जाएगा, कैपेसिटेंस कांस्टेंट होती है हर कैपेसिटर की। ठीक है, तो कांस्टेंट चीजें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाती है, अंदर बचेगा q dq। ठीक है, और फिर लिमिट कितनी है? 0 से कैपिटल Q की। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो, तो 1/c इंटीग्रेशन करो तो कितना आ जाएगा? q²/2, और लिमिट कितनी? 0 से कैपिटल Q। ओके, अब इसको आप सोल्व कर लो। जब सोल्व करोगे तो 1/c स्मॉल q की जगह एक बार कैपिटल Q अपर लिमिट पुट करो तो कितना बन गया? कैपिटल Q²/2 माइनस में 0²/2। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो आपको रिजल्ट मिलेगा, वर्क डन मिलेगा, वो कितना मिलेगा? अब देखो ये तो 0 ही बन गया है, यहाँ पे 0²/2 0 ही बन गया है, तो अल्टीमेटली आपको रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी q²/2c। ठीक है, इतना वर्क डन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप एक बार इसको नोट कर लें, मैं ये वाला पोर्शन रब कर देता हूँ। अब वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। अब एक बात बताओ बेटा, अब हम थोड़ा सा इस पे और डिस्कशन करेंगे, इसके बाद में यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, अब आपने टोटल वर्क डन की वैल्यू निकाल ली चार्ज ट्रांसफर करने के लिए कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मान लो -q से +q के बीच में। अब कोई कहेगा सर इन दोनों के बीच में चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है? अरे चार्ज तो इस पाथ से ट्रांसफर होगा, बट फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है। ठीक है, तो पाथ आप ऐसे भी दिखा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आपको ये बताया है। ठीक है, फिर लिखोगे नाउ दिस वर्क डन विल स्टोर इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब ये वर्क डन जो किया, ठीक है, जो इसने किया, किसने? एक्सटर्नल एजेंट ने किया, एट द एक्सपेंस ऑफ केमिकल एनर्जी, वो स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, और ये इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे? ये जो वर्क डन हुआ इसको हम पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, या वर्क डन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू U, ये एनर्जी ऑफ कैपेसिटर है जो हमें फाइंड करना था। ये वर्क डन को हम एनर्जी बोल देंगे और ये एनर्जी ऑफ कैपेसिटर होती है। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? जितनी W की वैल्यू थी q²/2c। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड या एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना होगा? q²/2c। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, और इसका एक दो और फॉर्मेट भी है, वो भी आप नोट कर लें। तो मैं इसको रब कर देता हूं, अब इसका कोई काम नहीं है हमारे पास। ठीक है, जितना हम, ठीक है, आप साथ के साथ बेटा नोट कर लिया करो, ठीक है, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। अब देखो इसके बाद में, ठीक है,
पोटेंशियल एनर्जी सॉरी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितनी आई, U²/2c। ठीक है, और आप ये भी लिख सकते हो सिंस Q को आप क्या लिख सकते हो, CV। ये फॉर्मूला है ना, Q = CV। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, Q को लिखो CV, तो ये CV का स्क्वायर अपॉन में 2c, C² V² अपॉन में 2c, C से C कैंसिल आउट करो तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हम यूँ भी लिख सकते हैं, हाफ CV²। ठीक है, तो एक तो फॉर्मूला बना एनर्जी स्टोर्ड का Q²/2c, दूसरा बना हाफ CV², और एक और फॉर्मूला आप यहाँ से लिख सकते हो बेटा। ठीक है, आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ CV²। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख लो, हाफ CV² को V × V लिख लो। ओके, और ये पोटेंशियल ये एनर्जी है कैपेसिटर की, तो हाफ CV को क्या लिखोगे, Q, और ये आ गया V। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले बन गए, और तीनों फॉर्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए। जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे ना एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पे, तो ये इन्हीं तीनों फॉर्मूले, ये तीनों फॉर्मूले ये कभी ना कभी आपको बार बार यूज होते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो इस पे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो आप इसको एक बार नोट कर लो। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के हमारे पास क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर फाइंड आउट करने के लिए ग्राफिकल मेथड भी है। ठीक है, तो आप नोट करें ग्राफिकल मेथड टू फाइंड आउट एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड में हम क्या देखेंगे, आपके पास में एक ग्राफ होगा, किसके बीच में, Q और V के बीच में। आपको बताऊंगा कि क्यों लिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, वी नो, आपको पता है चार्ज स्टोर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। कैपेसिटर की प्लेट पे जितना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है, या यूं जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उतना ही कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज होगा। ठीक है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, यहाँ से हमारे पास जो फॉर्मूला आता है Q = CV का आता है, Q = CV का आता है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद है। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। देखो आपको पता है चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इन दोनों के बीच में मैं रिलेशन दिखाऊं तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ना। ठीक है, क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन। सपोज करो मैं इस पॉइंट को O बोल देता हूं और इसको A बोल देता हूं, तो इसका मतलब क्या बेटा, आप चार्ज की वैल्यू बढ़ाओगे तो पोटेंशियल अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, या पोटेंशियल बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा, नेचुरल सी बात है। लेकिन हम चार्ज बढ़ाएंगे तभी पोटेंशियल बढ़ेगा ना। तो इस केस में इन दोनों के बीच में ग्राफ क्या बना, एक स्ट्रेट लाइन बना। ठीक है, ये बना स्ट्रेट लाइन। अब एक बात बताओ, मैं यहां से ये वाला जो पॉइंट लेता हूं ग्राफ का, इसको मैं नीचे लेके आऊं तो यहाँ पे मेरे को एक पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी, से कितनी मिली, V। कितनी वैल्यू मिलेगी, V, क्योंकि ये नीचे हम टच करवाएंगे पोटेंशियल एक्सिस भी, तो पोटेंशियल की कोई वैल्यू मिलेगी, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट। सिमिलरली इसको मैं चार्ज वाली एक्सिस की तरफ लेके जाऊं तो यहाँ पे मेरे को कोई चार्ज की वैल्यू मिलेगी, से कितनी मिली, Q। कितनी मिली, Q। 5 कूलम, 10 कूलम, 20 कूलम, यहाँ पे कुछ वैल्यू मिलेगी। अब क्या है बेटा कि पोटेंशियल और चार्ज के बीच में जो ग्राफ है, उस ग्राफ का हम एरिया निकालें। क्या निकालें, हम एरिया निकालें, तो देखो आपको क्या मिलेगा। आप देखो एरिया अंडर ग्राफ बिटवीन Q एंड V। आप चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, ये यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है और यहाँ पे चार्ज है। चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन के नीचे का एरिया फाइंड आउट करो। ठीक है, तो एरिया आप निकालो। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बिटवीन Q एंड V। फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, हाफ। देखो यहाँ पे ये कैसी शेप बन गई, यहाँ पे ये देखो ये वाली शेप कैसी बन गई, ये वाला Q O पॉइंट था, ये A था, और इसको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो B पॉइंट, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ना। ठीक है, OBA राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है,
तो अब ये वाला एंगल कितने का 90। इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है OB और हाइट कितनी है AB। तो आप सोल्व करो, हाफ OB की वैल्यू कितनी है OB की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या है V मिल रही है ना, ये वाली वैल्यू टोटल, यहाँ पे 0 पॉइंट था, यहाँ पे V है, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी V, ये मिली V। AB की हाइट कितनी है, जितनी ये वाली वैल्यू है Q। तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ QV, और ये क्या है, विच इज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, विच इज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ये कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको क्या लिख दोगे, U के इक्वल लिख दोगे, तो आपको जो फॉर्मूला मिला हाफ इज इक्वल टू QV, ठीक है। और या फिर इन अदर टर्म्स हाफ Q को आप क्या लिख सकते हो, CV इंटू V, ये बन जाएगा हाफ CV स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप इन फॉर्मूले को बना लोगे। और क्या बन सकता है दूसरा, हाफ Q, ठीक है। आपको ये QV है, ठीक है, आपको पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। V को क्या लिख सकते हैं, Q बाई C, तो Q और V को क्या लिखेंगे, Q बाई C, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा Q स्क्वायर बाई 2C। तो ये तीनों फॉर्मूले जो अभी हमने डिस्कस किए थे वो बन गए। तो आप ऐसे भी ग्राफिकल मेथड से पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज के बीच में जो ग्राफ बनेगा, उस ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। नोट इट बेटा। नाउ वी विल study about energy stored in capacitor in series and parallel combination. First of all series को डिस्कस करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में एनर्जी स्टोर का क्या सिनेरियो रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। बिल्कुल इजी टॉपिक है बेटा, यू विल एंजॉय डेफिनेटली। आपके पास में सपोज n कैपेसिटर है, ठीक है, और सारे के सारे सीरीज में कनेक्ट है। ऐसे सीरीज में एक ही पाथ में कनेक्ट होते हैं। फर्स्ट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1, सेकंड की C2, थर्ड की C3 और n कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है Cn, ठीक है। सभी कैपेसिटर की ये कैपेसिटेंसेस गिवन है, नोट कर लेना, ठीक है। और सभी सीरीज में कनेक्ट हो, और मैं आपको कह रहा हूं कि इफ C इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब इन सभी कैपेसिटेंसेस को हम ऐड करेंगे सीरीज वाला फॉर्मूला यूज करके, तो आपको जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलेगी वो कितनी है C, ठीक है। आपको पता है फॉर्मूले का, ठीक है, यू नो, यहाँ पे लिखोगे वी नो, ठीक है। 1/CS, 1 सीरीज में के 1/C इक्विवेलेंट, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है 1/C1, 1/C2, 1/C3 अप टू 1/CN, ये हमारा फॉर्मूला रहता है, ठीक है। अब हमने इक्विवेलेंट, इफ C इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज, और सीरीज में, ठीक है, लेट हमने क्या किया, C इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कितना जूम कर लिया, C जूम कर लिया, तो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, 1/C is equal to 1/C1, 1/C2, 1/C3 up to 1/CN, ठीक है। ऐसा हम लिख पाएंगे, ठीक है। अब एनर्जी की बात करें, ठीक है, we know एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, U के 3 फॉर्मूले होते हैं, बट हम कौन सा लेंगे, Q स्क्वायर बाई 2C वाला, ठीक है। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/C वाला फॉर्मेट होता है, तो ये बेनिफिट हो जाएगा। दूसरा, सीरीज में चार्ज सभी पे क्या रहता है, सेम, सीरीज में चार्ज क्या रहता है, सेम, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हो, इफ C इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड Q इज चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर पे चार्ज कितना है Q, ठीक है।
तो हमारा फॉर्मूला ये बन गया, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या है, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन में 2C। ठीक है, ये एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, ये लिखा है मैंने, वी नो एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन को हम क्या लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन में 2C, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, इसको हम आगे लिखेंगे क्यू स्क्वायर अपॉन में 2, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/c। ठीक है, और आपको पता है ये क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 1/c, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए 1/c को क्या लिख सकते हैं, 1/c1, 1/c2, 1/c3 अप टू 1/cn। ठीक है, और अल्टीमेटली हम इसको क्या लिख देंगे, इसको, ठीक है, ऐसे u इज इक्वल टू, ठीक है, आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई करो, ये नीचे क्या बनेगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c1, क्यू स्क्वायर बाई 2c2, क्यू स्क्वायर बाई 2c3 और अप टू क्यू स्क्वायर बाई 2cn। ठीक है, u इज इक्वल टू, देखो क्यू स्क्वायर बाई 2c1, ये फर्स्ट एनर्जी स्टोर आ गई फर्स्ट कैपेसिटर की। ठीक है, ये एनर्जी स्टोर आ गई सेकंड कैपेसिटर की, एनर्जी स्टोर्ड इन थर्ड कैपेसिटर प्लस में nth कैपेसिटर। मतलब क्या है, आपके पास में n कैपेसिटर है और उनकी कैपेसिटेंस C1, C2, C3 अप टू Cn है। ठीक है, तो उन सभी में जो, अब हम पूरे कॉम्बिनेशन की एनर्जी की बात करें तो पूरे कॉम्बिनेशन की एनर्जी निकालनी हो तो आप ईच कैपेसिटर की एनर्जी निकालो और उन सभी को ऐड कर दो। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगी, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, और वहीं पे मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन तो और भी इजी हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, आप यहाँ पे लिखोगे इन पैरेलल, जितने कैपेसिटर हैं उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दो। ठीक है, n कैपेसिटर है, सभी कैपेसिटर को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1, C2, C3, C4 अप टू Cn। ठीक है, और सब पैरेलल में सभी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूं इफ C इज E। अब देखो पैरेलल में जब हम सभी कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे तो हमें एक नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू मिलेगी ना, उसको मैंने अज्यूम कर लिया C। इफ C इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ऑल n कैपेसिटर connected in पैरेलल, जो पैरेलल में कनेक्ट है उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है, C। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, आपको पता है फोर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, हम फॉर्मूले की बात करें तो ठीक है, C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होती है, C1, C2, C3 अप टू Cn, सभी को ऐड कर देते हैं। ठीक है, और हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी, C, तो C किसके इक्वल होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला ये हमें वैल्यू मिलेगी, हम C1, C2, C3 अप टू Cn के सम को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल C। ठीक है, फिर उसके बाद में हम एनर्जी की बात करें, वी नो, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के फिर वही तीन फॉर्मूले होते हैं, बट मैं यहाँ पे लूंगा जिसमें C आए और V आए, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, ये हमें बेनिफिट होता है, जैसे सीरीज में चार्ज कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो पैरेलल में सभी के अक्रॉस पोटेंशियल सेम रहता है। तो वी नो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV², और ये यहाँ पे क्या चीज है, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ n कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये U यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ले लिया ना, मतलब जो सर्किट में जितने
n कैपेसिटर थे पैरेलल में कनेक्ट करके उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ले ली, तो यहाँ पे एनर्जी मिलेगी तो हमें वो टोटली मिलेगी। डन, ठीक है। तो अब आप कैसे लिखोगे, U इज इक्वल टू हाफ, C को क्या लिख सकते हो यहाँ से, C1 C2 C3 अप टू Cn और V स्क्वायर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा हाफ C1 V स्क्वायर, हाफ C2 V स्क्वायर, हाफ C3 V स्क्वायर अप टू हाफ Cn V स्क्वायर, ठीक है। U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ये क्या गिव फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी, हाफ C2 स्क्वायर ये सेकंड कैपेसिटर की एनर्जी है, थर्ड की अप टू मतलब क्या है, आपको n कैपेसिटर गिवन है पैरेलल में और ईच कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1 C2 C3 अप टू Cn है, ठीक है। तो उन सब हर एक कैपेसिटर की एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। इसकी U1, इसकी U2, इसकी U3, इसकी U1। कोई आपसे पूछे कि जब आप सभी कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो उनकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो आप क्या करोगे, सभी की पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दोगे और उनके एडिशन से जो आपको वैल्यू मिलेगी दैट विल बी योर टोटल पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी योर टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। डन, नोट करें। नाउ वी विल स्टडी अबाउट एनर्जी डेंसिटी फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एनर्जी डेंसिटी क्या होता है बेटा, ये बेसिकली क्या होता है, इट इज एनर्जी स्टोर्ड, इट इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ये एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम होती है, ठीक है। लाइक फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन गया, एनर्जी डेंसिटी ED बनेगा एनर्जी स्टोर्ड, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और ये वॉल्यूम कौन सा, ये जो पैरेलल प्लेट है, पैरेलल प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितना D, ठीक है। एरिया कितना बन गया A, तो जो प्लेट के बीच में जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप एनर्जी डेंसिटी को लिखोगे, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटर के केस में बताओ, ये होता है ना Q²/2C, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू डिस्टेंस, ठीक है ना। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, प्लेट का एरिया कितना है A, प्लेट के बीच में डिस्टेंस, प्लेट का एरिया कितना A, प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितनी है D, तो ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा V, कितना हो जाएगा V वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू डिस्टेंस, सॉरी, ठीक है। और इस प्लेट पे चार्ज कितना आएगा +Q, इस पे कितना आएगा -Q, फिर एक फील्ड सेट हो जाता है और ये फील्ड यूनिफॉर्म फील्ड होता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, और कैपेसिटर के केस में जो प्लेट हम बिल्कुल पास कंसीडर करते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। इसकी वैल्यू कितनी आती है, σ/ε0। डन, ठीक है। और ये वो केस है जब हमने एयर ले रखी है दोनों प्लेट के बीच में, तो परमिटिविटी कितनी हो जाएगी ε0। ये सारी बेसिक सी बातें आपको आनी चाहिए। तो एनर्जी डेंसिटी की मैं बात करूं तो ये बन जाएगा Q²/2C एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया A और डिस्टेंस कितनी D, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे कुछ थोड़ी सी मेंटल प्रैक्टिस कर लेते हैं, यहाँ से वैल्यू पुट कर लेंगे सीधा, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको रिकॉल करनी है, लिखोगे V0, ठीक है। बेटा एक बात बताओ, मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड E को हम बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर σ/ε0 लिख सकते हैं, और सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो Q/A∈0 हो गया। तो यहाँ से मैं चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, Q = E∈0। बात समझ में आई। अब यहाँ पे चार्ज मेरा कैपिटल Q है, तो मैं यहाँ पे कैपिटल Q लिख दूँ, यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा कैपिटल Q, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं ना कैपिटल Q को, ठीक है। फिर दूसरा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C = A∈0/D, ऐसे लिखते हैं, ये भी याद होगा आपको, ठीक है। अब एक काम करो,
ये दोनों वैल्यू, Q की वैल्यू यहाँ पुट करो और C की वैल्यू यहाँ पुट करो, और देखो आपका अल्टीमेटली एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बना। Q को क्या लिखेंगे, E एप्सिलॉन नॉट और उसका स्क्वायर अपॉन में 2C। C को क्या लिखेंगे, C को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में कितनी होती है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू AD। ठीक है, अब आप यहाँ D से D कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, तो आपको एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला कितना मिला, आपको मिला E, कितना मिला E, इसका स्क्वायर हो गया ना, E स्क्वायर A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन में कितना बना 2A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो A स्क्वायर से A स्क्वायर काट दो, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट। तो अल्टीमेटली एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम कितनी मिली, हाफ 1/2 और एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ E स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा एनर्जी डेंसिटी का। अब एनर्जी डेंसिटी की आपको कई बार यूनिट भी पूछ लेते हैं, SI यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ बेटा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एनर्जी को मेजर करते हैं जूल में, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, तो इसकी यूनिट बन जाएगी जूल पर मीटर क्यूब, SI यूनिट एनर्जी डेंसिटी। नोट करें, अपने पास न्यूमेरिकल है, टू आइडेंटिकल कैपेसिटर ऑफ 12 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। दो कैपेसिटर है 12 पिकोफैराड के, सीरीज में कनेक्ट है, अक्रॉस ए बैटरी ऑफ 50 वोल्ट। आपसे पूछा है कि एनर्जी स्टोर कितनी होगी सीरीज कॉम्बिनेशन में, और इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करें तो एनर्जी स्टोर कितनी होगी, और फाइंड द चार्ज ड्रॉन बाय बैटरी इन ईच केस। और दोनों ही केसेस में सीरीज में बैटरी कितना चार्ज ड्रॉ करेगी और पैरेलल में कितना। ठीक है, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है, स्टार्ट करें। देखो आपको दो कैपेसिटर गिवन है। ठीक है, तो जब हम फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे तो फर्स्ट केस में दोनों कैपेसिटर किसमें कनेक्ट है, सीरीज में, उनके अक्रॉस एक बैटरी है। ठीक है, दोनों 12-12 पिकोफैराड की कैपेसिटर, 50 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, इस कैपेसिटर को मैं C1 कहता हूँ, इसको C2। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है कि फर्स्ट केस में सीरीज कॉम्बिनेशन में एनर्जी स्टोर कितनी होगी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बताओ। एनर्जी स्टोर का हाफ CV स्क्वायर, और कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन है तो कौन सी आएगी, सीरीज वाली। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जितना कनेक्ट है वो वैल्यू पुट कर दो। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी, 1/C इक्विवेलेंट, या CS एक ही बात है। सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा 1/C1 1/C2, 1/12 1/12 कितना, 2/12 1/6, तो 1/CS कितना आ जाएगा, 1/6। CS की वैल्यू आ जाएगी 6 पिकोफैराड। यूनिट तो पिकोफैराड ही है ना। ठीक है, तो अब एक बात बताओ बेटा, कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई आपके पास में इतनी, और वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू कितनी है, 50 वोल्ट। वैल्यू पुट कर दो, आ गई एनर्जी। U इज इक्वल टू हाफ, CS की वैल्यू कितनी है, 6 पिकोफैराड, 6 इंटू 10 की पावर -12 फैराड। पिको 10 की पावर -12 होता है। ठीक है, पोटेंशियल कितना है, V स्क्वायर CV स्क्वायर, V की वैल्यू कितनी है, 50 वोल्ट, और इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्व करोगे तो 1/2 6 इंटू 10 की पावर -12, ये कितना आ जाएगा, 2500 वोल्ट स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करो, 2 को 3 से कैंसिल आउट कर दो। अल्टीमेटली जो आपको वैल्यू मिलेगी 25 3 75 इंटू 10 की पावर 2 7500 इंटू 10 की पावर -12, और ये पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या बनेगी, जूल। ठीक है, सारी SI में पुट की है, तो ये यहाँ पे फैराड आया था ना, फैराड वोल्ट स्क्वायर जूल के इक्वल होता है। तो अल्टीमेटली आप रिजल्ट को लिखोगे 72 इंटू 10 की पावर -10 जूल। ठीक है, तो फर्स्ट केस में इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी जब दोनों कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब बेटा सेकंड केस क्या कहता है,
अब दोनों कैपेसिटर को मैं पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूँ। ये दोनों कैपेसिटर है, इनको पैरेलल में कनेक्ट किया और इनके अक्रॉस एक बैटरी 50 वोल्ट की। ये कैपेसिटर C1 है, ये C2 है। C1 12 पिकोफैरेड का, C2 भी 12 पिकोफैरेड का। ठीक है, तो अब इसमें एनर्जी स्टोर कितनी होगी, फॉर्मूला तो वही लगेगा ना, हाफ CV²। ठीक है, और अब हाफ CV² होता है, और अब कैपेसिटेंस कौन सी आ जाएगी, पैरेलल वाली। ठीक है, तो दो कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो CP इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CP कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट ऐड करेंगे C1 + C2, तो दोनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को ऐड करो, 12 + 12 कितना 24। तो CP की वैल्यू कितनी आ गई, CP आ गया 24 पिकोफैरेड। यूनिट क्या है, पिकोफैरेड। वैल्यू पुट कर दो 1/2। CP की वैल्यू 24 पिकोफैरेड, 24 × 10⁻⁻12। V की वैल्यू कितनी है, 50, तो यहाँ पे 50 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, सोल्व करो इसको, ये 12 आ गया, 12 × 10⁻12 डन। और यहाँ पे कितना आ गया 2500। इसको सोल्व करोगे तो बेटा जो वैल्यू आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी, सोल्व करो 0 0 0 6 30 × 10⁻12। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, ये जूल आएगी, एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। आप इसको लिखो, ये 3 × 10⁻8 जूल बनेगा। ये पावर 4 है या -12 है तो 8 10⁻8 बचेगा। बाकी कैलकुलेशन देख लेना, ये आना चाहिए। ठीक है, थर्ड केस की बात करें। थर्ड केस में आपसे पूछा है फाइंड द चार्ज ड्रॉन बाय बैटरी इन ईच केस। ठीक है, तो हमारे पास दो केस बने हैं, एक तो सीरीज का और दूसरा पैरेलल का। ठीक है, सीरीज में कितना चार्ज ड्रॉन करेगा, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q = CV, Q = CV, दोनों में ये लगेगा। सीरीज में कैपेसिटेंस सीरीज वाली पुट कर दो, पैरेलल में पैरेलल वाली, आ जाएगा चार्ज आपके पास में। ठीक है, तो Q सीरीज में नेट कैपेसिटेंस कितनी थी, 6 पिकोफैरेड, 6 × 10⁻12, और पोटेंशियल कितना था 50। तो यहाँ पे यूनिट क्या थी, फैरेड, यहाँ पे वोल्ट, फैरेड × वोल्ट ये बनेगा कूलाम। ठीक है, और ये आ जाएगा 300 × 10⁻12 कूलाम, 300 पिकोफैरेड आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, पिकोफैरेड में लिखते हो तो पैरेलल में वैल्यू देखो कितनी आएगी, CP कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है पैरेलल में, 24 पिकोफैरेड, 24 × 10⁻12, और वोल्ट कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट की बैटरी थी ना बेटा, तो अब इसको सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा 1200 × 10⁻12। ठीक है, ये चार्ज आ जाएगा कूलाम में। ठीक है, सो बेटा आप इनको आंसर को चेक कर लेना, यही आने चाहिए, कैलकुलेशन चेक कर लेना, कॉन्सेप्ट ये लगेगा। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।